हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के स्पेशल वीडियो आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था गाइस कि एसएससी जीडी की जो सीरीज है हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। फाइनली इसका फर्स्ट जो मॉडल पेपर है हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस इस वीडियो में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में फुल डिटेल्ड आपको कवर करवाएंगे। यानी कि अगर आपने ये सीरीज कवर कर ली तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? इसलिए बता रहे हैं 100% गारंटी के साथ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे और आपको पूरा पता चल जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कोर्सेस है सारे हम फ्री में आपको कवर करवाएंगे और उनकी पीडीएफ भी देंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको जितना भी डेटा लगेगा यहाँ पर इसकी तैयारी में A to Z चीजें यहाँ पर आपको दी जाएगी इसी चैनल पर। तो क्लियर है? साथ ही गाइज आपको क्या करना है, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर इनकी सभी की पीडीएफ आपको व्यवस्थित रूप से डेली बेसिस पर दी जाएगी। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। क्लियर है? पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का तो मॉडल पेपर का, तो अगर आप चाहें तो इसका आंसर अपने माइंड में पहले क्लिक कर ले और लिख कर रख ले। वीडियो के लास्ट में आप भी अपना स्कोर चेकआउट कर सकते हैं कितना स्कोर आपका हुआ है। क्लियर है? हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का यह है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा, जल्दी से अगर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में रियो डी जेनेरियो बंदरगाह, जो कि ब्राजील में स्थित है। ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइए डिटेल कवर करवा देते। देखिए डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आते थे, उसी तरह से डिटेल्ड ये जीके सीरीज हमारी रहेगी। रियो डी जेनेरियो जो बंदरगाह है यह कहाँ पर है, ब्राजील में है और यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। यह ब्राजील के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में स्थित एक बंदरगाह है और यह अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अटलांटिक महासागर में यह आपका देखने को मिलता है, ना कि प्रशांत महासागर में। तो क्वेश्चन बना है कि प्रशांत महासागर में कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है, तो आपका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो बंदरगाह। इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शन है ये भी हम आपको थोड़ा सा एक नज़र कवर करवा दें। देखिए सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, सिडनी बंदरगाह, तो सिडनी का जो बंदरगाह है ये तस्मान सागर में के प्रवेश द्वार पर है और सिडनी का बंदरगाह दक्षिण प्रशांत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। यानी कि ये भी प्रशांत महासागर में आता है। क्लियर है? इसके अलावा योकोहामा जो जापान का बंदरगाह है, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो के पास मध्य और पूर्वी जापान में स्थित है, जो प्रशांत महासागर की ओर अभिमुखी थे। तो ये भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पर देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है जो 18 मीटर गहरा है। इसके अलावा संघाई जो चीन में आता है, संघाई बंदरगाह, तो संघाई बंदरगाह पूर्व में पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है ये, तो ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं है, रियो डी जेनेरियो बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर हो गया है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण में हंगजो खाड़ी की ओर अभिमुखी थी। इसका निर्माण यांगजी नदी और हुआंगपू नदी, जो कि यांगजी नदी के प्रवेश द्वार करती है, नदी में प्रवेश करती है, और कियानतांग नदी के आपस में मिलने से होता है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ये तीनों बाकी प्रशांत महासागर में स्थित है, एक रियो डी जेनेरियो बंदरगाह नहीं है। इसलिए 4 बंदरगाहों में से रियो डी जेनेरियो जो बंदरगाह है एकमात्र बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने देश में बंगाल का विभाजन किया था। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं आप सभी लोग। सही जवाब हमारा हो जाएगा 1905, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। डिटेल कवर करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय के रूप में काम किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन ने भारत के वाइसराय के रूप में कब से कब तक काम किया है, तो 1899 से 1905 तक। और कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका दिल्ली पुलिस में बना है। गाइज यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपका नहीं पूछा गया हो। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेगा और उससे भी महत्वपूर्ण नहीं ये एक्स्ट्रा डिटेल जो हम आपके लिए इतनी मेहनत करके लेकर आए हैं। क्लियर है? तो कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये तो याद रखना ही है 1905 को, इसके अलावा डेट भी याद रखनी है क्योंकि डेट ज्यादातर अब पूछ ली जाती है डीपली, जो एसएससी का नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में बंगाल विभाजन की रणनीति का प्रयोग किया गया और कर्जन ने बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया। पहला जो भाग था आधुनिक पश्चिम बंगाल था और दूसरा था पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ओडिशा बिहार आता था और पूर्वी बंगाल जो है असम सहित इसमें शामिल था। पश्चिम बंगाल में हिंदू जो जनसंख्या थी ये ज़्यादा थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जो आबादी थी ये ज़्यादा थी। कलकत्ता को पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पर कलकत्ता को किसकी राजधानी बनाया गया या पश्चिम बंगाल की राजधानी किसको बनाया गया।
बंगाल में रहने वाले अधिकांश लोगों ने इसे अपनी मातृभूमि का अपमान माना। और गाइज ये जो पॉइंट है ये भी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, अभी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये डिटेल्ड इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बिना डिटेल्ड के एनालिसिस वीडियोस देखते हैं तो उससे आपको कम बेनिफिट होता है, और डिटेल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि डिटेल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा अमार सोनार जो बांग्ला है, कहाँ का राष्ट्रगान है? बांग्लादेश का। और किसने गाया है इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह है ना, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों ने विभाजन का समर्थन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी इलाहाबाद में। क्लियर है? डिटेल कवर करते हैं तो इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली, और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया, और उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ना दिखा उनको, तो उन्होंने गोली मार ली और एक स्वतंत्र व्यक्ति मरने के अपने संकल्प को उन्होंने पूरा किया। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ ये 23 जुलाई 1906, ये डेट आप याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ। 23 जुलाई 1906 को कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ, भाभरा गांव में, जो कि उस टाइम पर झाबुआ जिले में आता था। अब कहाँ पर आता है ये? तो ये आता है अब अलीराजपुर जिले में, और इसका नाम बदलकर भी भाभरा का अब कर दिया गया है अलीराजपुर नगर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा अलीराजपुर नगर अब आता है आपका झाबुआ जिले में, नहीं अलीराजपुर जिले में। और 15 वर्ष की उम्र में ही ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, यानी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे मात्र 15 साल की उम्र में। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद में उन्होंने कौन सा संगठन ज्वाइन किया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल ये हो गए। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद में चंद्रशेखर आजाद ने कौन से जो संगठन था इससे जुड़ गए थे, ये इसमें शामिल हो गए थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ में शामिल हुए थे। काकोरी षड्यंत्र जो था इससे जुड़े हुए थे ये, और 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई काकोरी ट्रेन डकैती थी। क्लियर है? तो किस संगठन के द्वारा की गई थी काकोरी ट्रेन डकैती? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। कब? 1925 में। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। एक एक पॉइंट यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ये भी आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की। एक क्वेश्चन बना था दिल्ली पुलिस में। दूसरा क्वेश्चन बना था कहां पर की गई? दिल्ली में की गई। तीसरा क्वेश्चन बना था किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। तो 3 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से बने हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा वहां 1926 में वायसराय ट्रेन को उड़ाने के प्रयास और 1928 में सोंडर की हत्या में शामिल थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ला लीगा शीर्षक देश से जुड़ा हुआ है। ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है? सही जवाब रहेगा फुटबॉल से। फुटबॉल यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ला लीगा जो शीर्षक है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ला लीगा ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से है। इसके अलावा और भी यहाँ पर खेल और ट्रॉफियां हैं, जैसे कि गोल्फ के लिए वाकर ट्रॉफी या वाकर कप दिया जाता है गोल्फ में। इसके अलावा हम आपको पूरी लिस्ट ही कवर करवा दें ताकि आप थोड़ा सा अगर याद रख पाएं तो इनको याद रख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और पीडीएफ से टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड करके रिवीजन भी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो गोल्फ के लिए वाकर कप दिया जाता है गोल्फ में। नौका दौड़ में अमेरिकन कप, फुटबॉल में कोलंबो कप दिया जाता है, याद रखिएगा। टेनिस में डेविस कप दिया जाता है। टेनिस पुरुष में डेविस कप और टेनिस महिला में बिली जीन किंग कप। और विश्व फुटबॉल की बात करें सॉकर में तो जुल्स रिमेट कप ट्रॉफी दी जाती है। गोल्फ पुरुष में राइडर कप, बैडमिंटन का सुधीरमन कप आप सभी को पता ही है। विश्व टेबल टेनिस पुरुष स्वेटलिंग कप होता है। एशियाई बैडमिंटन में टूकू अब्दुल रहमान कप, बैडमिंटन महिला उबर कप होता है। बास्केटबॉल में विलियम जॉन्स कप दिया जाता है। क्रिकेट में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, पोलो का एजरा कप होता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया ध्यानचंद अवार्ड। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी आप सभी को बताइए। हॉकी में गुरु नानक देव गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। इसके अलावा फुटबॉल में रोवर्स कप होता है। नौकादौड़ में नेहरू ट्रॉफी होती है। हॉकी राष्ट्रीय चैंपियन में रंगा गोस्वामी कप होता है। तो ये सारे कप आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? गाइज आपने अगर दिल्ली पुलिस का एनालिसिस पूरा देखा था, एग्जाम दी थी और एनालिसिस से आप जुड़े रहे थे शुरू से आखिरी तक, तो आपको एक चीज तो पता होगी, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपके संविधान वाले टॉपिक से
अनुच्छेद और संशोधन से बने हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए, अगर जीके आप कवर करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को देनी चाहिए, संविधान वाले टॉपिक को। इसमें से 100% में से 80% क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से बनते हैं। क्लियर है? तो पहला नंबर तो आपको इसी को कवर करने में लग जाना है। इसीलिए हम आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, ताकि आप जितना भी पढ़ें सटीक पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, ताकि आपको कुछ चीज़ें तो उसमें याद रहें। और बार बार उनसे अगर रिवीजन करते रहेंगे और डिटेल पढ़ते रहेंगे तो गाइज 110% आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अनुच्छेद जो 43 बी है इसका संबंध है सहकारी समितियों के प्रचार से। बात करें अनुच्छेद 43 बी की, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 बी के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी संविधान के भाग 4 में शामिल है। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 बी संविधान के किस भाग में शामिल है? तो चार में है, भाग 4 में। और 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सरकारी या सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण कब प्रदान किया गया? 2011 में। कौन से संशोधन के तहत? तो 97वें संशोधन अधिनियम के तहत, है ना। एक एक क्वेश्चन से आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक एक पॉइंट से। और इस संशोधन में संविधान के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, जैसे कि इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, तो यह अनुच्छेद 19 के तहत। इसके अलावा इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है था अनुच्छेद 43 बी के अनुसार। और इसने संविधान में एक नया भाग 9 बी जोड़ा, जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। यह अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी में शामिल था। तो इस तरह की चीजें भी इसमें शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करेगा। सही जवाब यहां से हमारा हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और गाइस देखिए, दिल्ली पुलिस का एनालिसिस हमने करवाया है। हमारे पास में सारे के सारे टॉपिक है एसएससी के जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि लोक नृत्य वगैरह, है ना, जनजातियों से क्वेश्चंस बने, लोक नृत्य से बने, संविधान से क्वेश्चंस बने हैं। तो सारे जो टॉपिक है हमारे पास में है। और अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज भी आपको कवर करवा रहे हैं पूरा डिटेल्ड, तो आप उस तरह से भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? आइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम डिटेल्ड कवर करवा देते हैं। राष्ट्रीय बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। नीलगिरी जीवमंडल का हिस्सा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जीवमंडल का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो नीलगिरी जीवमंडल का यह हिस्सा है। 2018-19 के लिए रिजर्व में बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार बांदीपुर जो रिजर्व में 127 बाघों के साथ भारत में बाघों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी देखी गई। क्लियर है? और यहाँ 3 अन्य राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड राष्ट्रीय उद्यान और मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अन्य 3 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? नागरहोल, वायनाड और मृदुमलाई। तो आपका हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कर्नाटक के हम अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को आपको कवर करवा दें, जैसे कि आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटक में हो ही गया। इसके अलावा अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके आते हैं कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में। तो आप इनको याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं। बात करते हैं कुछ अदर जो ऑप्शंस आपको मिले हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि तमिलनाडु, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो इनके भी राष्ट्रीय उद्यान हम आपको कवर करवा दें। जैसे कि तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे आपके तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सबसे पहले नंबर पर आता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उसका बाद में आता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में आता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। ये सारे आप देख के रखिएगा, इनसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करेगा। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21A, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके द्वारा देखिए 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया। 2002 में भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो 86वां संशोधन कब किया गया? तो 2002 में। क्लियर है? और संविधान के भाग 8 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार है। तो भाग 8 में किसके बारे में बताया गया? मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार है। और इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसके तहत बनाया गया? अनुच्छेद 21A के तहत। क्लियर है? इसके अलावा ऑप्शंस में और जो आपको आर्टिकल मिले हैं वो हम आपको कवर करवा दें, जैसे कि अनुच्छेद 39 है,
अनुच्छेद 39A जो है ये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 20A जो है ये अनुच्छेद 20 एक पूर्व के वास्तविक कानून का के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करने का प्रावधान करता है ना, और जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिनियम से पहले किए गए कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 56C जो है ये राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने तक अपने पद पर बने रहेंगे, ये कहता है अनुच्छेद 56C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि फसलें देश में बोई जाती हैं। रवि की जो फसलें हैं कब बोई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रवि की फसलें बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रवि की फसलें। डिटेल कवर करते हैं। तो रवि की जो फसलें हैं कृषि फसलें हैं जो दक्षिण एशिया में अक्टूबर के नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती हैं और अप्रैल मई के दौरान वसंत में काटी जाती हैं। तो रवि की फसलें अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और काटी जाती है अप्रैल मई में, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि रबी की जो फसलें हैं इनमें कौन कौन सी आती हैं। रबी में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, ये सारी जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारी काहे की हैं, रबी की फसलें हैं। और ये वसंत शब्द के लिए, यह शब्द वसंत के लिए अरबी शब्द से लिया गया है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता है और सर्दियों की फसलों के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा जिन राज्यों में रबी की फसलें बोई जाती है वे राज्य कौन कौन से, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये पॉपुलर स्टेट है जहां पर रबी की फसलें बोई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश वगैरह और भी स्टेट है जहां पर रबी की खेती या फसलें बोई जाती हैं। अगर अपन बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलें मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, कपास, मक्का और सोयाबीन, ये जो है खरीफ की फसलें हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जायद की फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसलों में चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां ये शामिल होती हैं। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, रबी, खरीफ और जायद की फसलें को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आइए डिटेल कवर करवाते हैं। देखिए यहाँ से भी एसएससी जीडी में जो एसएससी दिल्ली पुलिस अभी एग्जाम हुई है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बना है, आपका कवर करवा दें। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बना था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बना था, क्लियर है। तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में 110% क्वेश्चन बनेगा, इसलिए फुल डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा गाइज अगर अपन बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसको किसने डिजाइन किया है, तो भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। यह लार्सन एंड ट्रोबो के द्वारा बनाई गई है, निर्मित की गई है। इसके अलावा साधु बेट नामक द्वीप पर निर्मित है ये प्रतिमा, और इसको कब उद्घाटन इसका किया गया, तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था, क्लियर है। इसके अलावा उन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता था, तो याद रखिएगा भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उन्होंने भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सेवा की और 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, क्लियर है। तो 1931 में कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे मोहम्मद अली, क्लियर है। और गाइज एक और चीज हम कवर करवा दें आपको, देखिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस की हम आपके लिए डिटेल लेकर आए थे, वो इसलिए कि ये आपका डेमो वीडियो है, ये आपका डेमो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है आपका डेमो। अगर आप चाहते हैं कि हम जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाएं, 50 क्वेश्चंस कवर करवाएं, 25 क्वेश्चंस करवाएं या 100 क्वेश्चंस करवाएं, जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए एक वीडियो में, सभी की डिटेल पूरी कंप्लीट लेकर आएँ, जिससे इन क्वेश्चंस की हम आपके लिए लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि गाइज हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी चाहिए और आपका हमें थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी चाहिए। कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप डिटेल्ड चाहते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर को ही इस तरह से आप चाहते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन आंसर बता दिया और आगे बढ़े, है ना, या फिर आपको पूरी डिटेल कवर करवाएं जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा।
है ना। तो हम आपके लिए बिल्कुल लाने को तैयार है। बस आपका हमें कमेंट में इसका आपका कमेंट देखना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है, उस तरह से हम आगे चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट छोटा सा कर दीजिएगा। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो आप लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है गाइस? तो हमें भी पता चल जाए और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आए एडवांस तरीके की स्टार्ट हम कर पाएँ। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे हम करेंगे कवर बिना डिटेल के। क्लियर है? देखिए, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले जो पहले नेता थे इनका नाम है मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्य का राजस्व का स्रोत नहीं है? तो सही जवाब रहेगा निगम कर यह होता है, यानी कि कंपनी कर इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग अनुदान कब बन जाती है? जब मांग स्वीकार हो जाती है। तो मांग स्वीकार होने के बाद में जो है अनुदान बन जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का जो संरक्षक बनाता है ये बनाता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो ईंधन है इसका नाम यूरेनियम है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, यूरेनियम ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। तो किसके बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है? तो यह मीथेमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेमोग्लोबिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिखाई दे रहे हैं आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये जो प्रकाश होता है ये रेड होता है, यानी लाल रंग का जो प्रकाश होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यहाँ क्या करता है? शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है ना, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। अगर आपको पता है गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आंध्र प्रदेश हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? सही जवाब रहेगा बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की जो मुद्रा है इसका नाम यूरो है। यूरो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यूरो जो है जर्मनी की मुद्रा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका और एशिया जो है ये दूसरा फैला है। विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये की थी 23 नवंबर को 1919 को। 23 नवंबर 1919 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही साथ आप भी क्लिक करते चलिएगा क्योंकि आपको भी स्कोर अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो, अदरवाइज वीडियो को थोड़ा सा केयरफुली आप वॉच करें। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? इनमें से कौन सा जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। इनमें से सभी यानी कि सारे के सारे जो अधिकार है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। चेन्नई यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? तो भारत ने MH-60 रोमियो जो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है ये अमेरिका से किया है। अमेरिका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये IUCN से संबंधित है। नेचर 2030 कार्यक्रम IUCN आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित किया जा सकता है या की जा सकती है? तो ये लोक व्यय होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें कमी करके लोगों के खर्चे में कमी करके मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध जो प्राप्त हुआ था ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब गाइज यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर बता रहे हैं तो इतना ज़्यादा फायदा यहाँ से आपको नहीं हो रहा है।
अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर इसका पता चलेगा और उसके बाद में इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10-15 चीज़ें आपको बातें पता चलेंगी, यानी कि फैक्ट पता चलेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं 10 में से 15 में से अगर वीडियो देख रहे हैं तो किसी को 15 याद रह जाते, किसी को कम से कम 5 तो याद रहेंगे नहीं। जहां पर एक क्वेश्चन याद हो रहा है वहां पर 5 और क्वेश्चन याद आपके हो रहे हैं। 15 बता रहे हैं तो 5 तो लिस्ट होंगे। एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो रहे हैं तो डेली बेसिस पर इसी तरह से आप देखेंगे तो काफी ज्यादा चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। और आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे गाइस तो आप 15 में से 10 भी आपको याद होने लगेंगे। अगर आप थोड़ा सा उनको अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और रिवीजन करते चलेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें एज इट इज पता चलने लगेगी। बार बार उस चीज़ों को पढ़ोगे तो बार बार आपको देखने को मिलेगी डिटेल में, तो आपको याद कहीं ना कहीं होने लगेगी। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भी पढ़ाएं आपको सटीक पढ़ाएं और जो डेटा दे बिल्कुल एक्यूरेट दे और आपको भी उससे बेनिफिट हो, है ना। ऐसा नहीं चाहते कि पढ़ाएं और कोई मतलब उसका ना हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा कमेंट में सीरियसली कमेंट करके बताइएगा। जो लोग सीरियस है वो कमेंट करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मोक एक मिश्रण है। स्मोक किसका एक मिश्रण है? तो सही जवाब यहां से क्या जाएगा, तो धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण होता है स्मोक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा जो गठित करने का आधार था यह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आपका बी ऑप्शन सही जवाब यहां से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी जलधारा जो होती है या कौन सी धारा उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है ये उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की जो प्रणाली अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन जो होता है ये उपस्थित नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डेश से गिरती है? गति, त्वरण, वेग, प्रतिरोध। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु जो होती है एक समान त्वरण से ये गिरती है। एक समान त्वरण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इस समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये यूजीसी ने किया है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपका यूजीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही लिंतोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी है? खबरों में रही लिंतोई चनिम्बम किस खेल से जुड़ी है? चनम्बम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जूडो से। जूडो से इनका संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? तो यहां से आपका इस्पात मंत्रालय जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इस्पात मंत्रालय के द्वारा ही धातुकर्मी जो पुरस्कार है ये प्रदान किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो ये चाइना के द्वारा दी गई। चाइना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ जो लाइन की शुरुआत हुई ये हुई 1853 में। 1853 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? एज इट इज क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस में सैन फ्रांसिस्को आपका करेक्ट आंसर। गदर पार्टी और इसके संस्थापक कौन है, कब इसकी स्थापना हुई, सारी डिटेल हम एनालिसिस में आपको कवर करवा देते थे। और इसी तरह से ये सीरीज हमारी रहेगी। अगर आप सबका सपोर्ट और रिस्पॉन्स रहा तो हम एडवांस तरीके से आपको कवर करवाएंगे, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% गारंटी के साथ इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। जितने भी पेड कोर्सेज आपको पैसे में मिल रहे हैं वो सारे हम आपको फ्री में कवर करवा देंगे और विथ PDF भी देंगे, नोट्स भी देंगे, आपकी फुल हेल्प करेंगे। क्लियर है, फुल हेल्प करेंगे। जो भी डाउट होगा उसके लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना ही दिया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। अब क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति जो पाई जाती है ये जापान में पाई जाती है। जापान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है? तो मलक्का जो जल डमरू मध्य है ये दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर दोनों को मिलाता है। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को मिलाता है, वो हिंद महासागर से मिलाता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46, यानी कि 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है इसका दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। जलवायु इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? दिल्ली पुलिस में एज इट इज क्वेश्चन बनाए। भारत का अंतिम गवर्नर जो जनरल था अंग्रेज, उसका नाम पूछा है। सही जवाब क्या रहेगा? लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भारी मात्रा में ऑक्सीजन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है? तो ये सूजती है और फूट जाती है। सूजती है और फूट जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो ये जो सीधा प्रयोग है ये पास्कल के नियम का है। पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस जितने भी क्वेश्चंस लिए थे सारे हमने आपको कवर करवा दिए इस वीडियो में, और हमने स्टार्टिंग में आपको जो फुल डिटेल्ड एनालिसिस तरह से जो आपको कवर क्वेश्चन हमने करवाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको कवर करवाएं वीडियो में सारे उसी तरह से डिटेल में आपको पढ़ाएं, तो आप जरूर से कमेंट करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप एग्री हैं या नहीं है, जो भी हो आप कमेंट जरूर से करिएगा, ताकि हमें पता चले नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आए वो उसी के अकॉर्डिंग लेकर आए, डिटेल लेकर आए या विदाउट डिटेल। क्लियर है? तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि जितने भी पेड कोर्सेज है सारे के सारे हम फ्री में आपको कवर करवाएंगे। तो टेलीग्राम पर उन सभी की पीडीएफ नोट्स वगैरह हम शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने के साथ साथ आपको क्या करना है गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इसके साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। क्लियर है? तो ज़्यादा शेयर करेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और हमें भी सपोर्ट मिल पाए। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी का भी इतना तो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्लियर है? तो जरूर से शेयर करिएगा। क्लियर है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।